टेलीविजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कई फेसेस ने आर्टिस्ट से स्टार तक का सफर तय किया और आज हम ऐसे एक्टर्स की जर्नी के बारे में बात करेंगे जो कई रीजंस की वजह से आज टेलीविजन से काफी समय से दूर हैं। सुरभि ज्योति पंजाब से हैं और इनकी एक्टिंग की शुरुआत भी पंजाब से हुई थी और जब सुरभि ज्योति थिएटर करती थी तो उस टाइम उनके साथ भारती सिंह, कपिल शर्मा और कपिल शर्मा की वाइफ गिन्नी भी होते थे और गिन्नी और सुरभि ज्योति एक ही साथ थिएटर किया करते थे और कपिल शर्मा और भारती सिंह उस टाइम उन दोनों के सीनियर थे जो उन्हें प्ले सिखाने आते थे। तो सुरभि ने वहां से अपनी एक्टिंग की जर्नी शुरू की और उसके बाद पंजाबी इंडस्ट्री में उन्होंने कई फिल्में की, इवन कई टीवी शोज का भी पार्ट रही वो। और इस तरह सुरभि ज्योति के काम को लोग नोटिस करने लगे और धीरे धीरे पंजाबी थिएटर और पंजाबी इंडस्ट्री में उनका नाम पहचाना जाने लगा। तभी प्रोड्यूसर गुल खान, जिनके टेलीविजन पे कई सारे सक्सेसफुल शोज रन कर रहे थे, उन्होंने फेसबुक पे सुरभि का कोई वीडियो देखा था जिसके बाद सुरभि का ऑडिशन लिया गया और इससे सुरभि को अपना पहला शो मिला कबूल है, जो जी टीवी पे आता था। एंड इनके ऑपोजिट थे करण सिंह ग्रोवर, जो ऑलरेडी शो दिल मिल गए के बाद टीवी के एक पॉपुलर फेस थे। कबूल है की कहानी अपने आप में इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इसका बड़ा रीजन सुरभि ज्योति और करण सिंह ग्रोवर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी थी। सुरभि ने जोया फारूकी का जो बबली लाइवली कैरेक्टर प्ले किया उसने उनकी पहचान बना दी और ये शो 2013 में अपने टाइम में इंडियन टेलीविजन का नंबर 2 शो था। 2013 में इस शो को कई बार इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड से भी ऑनर किया गया, लेकिन 2013 के एंड में करण सिंह ग्रोवर ने कबूल है को क्विट कर दिया। उस समय जी टीवी का कहना था कि उन्हें अनप्रोफेशनल बिहेवियर के चलते चैनल ने फायर कर दिया है, लेकिन करण ने इसे डिनाई किया और बोला कि चैनल उन्हें डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि उन्होंने खुद शो को क्विट किया है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। और करण के एग्जिट के बाद टीआरपी पे काफी असर पड़ा। जब असद का रोल करण की जगह राकेश वशिष्ठ ने किया तो उन्हें काफी नेगेटिव फीडबैक मिला जिसमें उनकी एक्टिंग को क्रिटिसाइज किया गया और जनवरी 2014 तक ये सेकंड पोजीशन से गिरकर 4th पोजीशन पे आ गया। बाद में कबूले के मेकर्स ने शो में 22 साल का लीप लेकर आए जिसमें करणवीर बोहरा ने आहिल रजा इब्राहिम का रोल प्ले किया और सुरभि ज्योति ने असद जोया की डॉटर्स सनम अहमद खान और सहर अहमद खान का डबल रोल किया। सुरभि ने शो में कई कैरेक्टर्स प्ले किए, लेकिन सबसे ज्यादा असद जोया की केमिस्ट्री ही ऑडियंस को काफी पसंद आई। 2016 में जब ये शो ऑफ एयर हुआ तब तक सुरभि ज्योति खुद को टेलीविजन के टॉप लीडिंग एक्ट्रेसेस में इंक्लूड कर चुकी थी। इसके साथ ही सुरभि ने प्यार तूने क्या किया, देसी एक्सप्लोरर्स, ताइवान जैसे शोज को होस्ट भी किया। सुरभि स्टार प्लस के पॉपुलर शो इश्कबाज और कोई लौट के आया है का भी पार्ट रह चुकी हैं। और फिर 2018 में सुरभि ने बालाजी टेलीफिल्म्स के शो नागिन 3 में फीमेल लीड बेला सहगल का रोल प्ले किया, जिसमें उनके ऑपोजिट पल्लवी पुरी थे। दोनों की केमिस्ट्री काफी ज्यादा व्यूअर्स को पसंद आई। नागिन के बाद सुरभि ने किसी मेन लीड टीवी शो में काम नहीं किया और 2021 में वो कबूल है 2 वेब सीरीज में नजर आई ऑपोजिट करण सिंह ग्रोवर। और उसी साल सुरभि ने एक हिंदी फिल्म क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है में भी काम किया। और लास्ट ईयर 2024 में सुरभि ने एक पंजाबी फिल्म खादरी और वेब सीरीज गुनाह में नजर आई एंड अभी वो फिल्म्स एंड वेब सीरीज में ही बिजी हैं। आपको सुरभि का कौन सा शो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दीपिका कक्कर को आप अभी उनके YouTube चैनल से ज्यादा जानते होंगे। ये अपने YouTube चैनल पे व्लॉग्स अपलोड करती हैं, लेकिन इसके साथ ही ये इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस भी हैं। सो चलिए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में आज, क्यों उन्होंने एक्टिंग को क्विट कर दिया। तो दीपिका की एक्टिंग की शुरुआत होती है जब वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद मुंबई आई थी और एयर होस्टेस की जॉब के लिए आई थी और 3 साल उन्होंने इसे किया, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और फिर टीवी इंडस्ट्री ज्वाइन करती है जहाँ ये टीवी शोज के कई ऑडिशंस दिया करती थी। जिसके बाद ये पहली बार वायरफ के शो रिश्ता.com में दिखी थी, लेकिन इन्हें अपना पहला टेलीविजन शो 2010 में मिला नीर भरे तेरे नैना देवी, जिसमें उन्होंने लक्ष्मी का रोल प्ले किया। उसके बाद वो अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में रेखा के रोल में नजर आई और उसके बाद तो 2011 में दीपिका को कलर्स टीवी का शो ससुराल सिमर का मिला, जिसे दीपिका काफी सालों तक करती है। यही शो उनकी करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दीपिका को इस शो से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इन्हें इस शो के लिए मोस्ट संस्कारी व्यक्तित्व एंड मोस्ट भावुक पर्सनैलिटी के लिए गोल्डन पेटल अवार्ड दिया गया। इस शो के 2000 एपिसोड्स बने और ये 2011 से 2018 तक चला। इस शो के साथ ही दीपिका ने झलक दिखला जा सीजन 8 में पार्टिसिपेट किया। दीपिका कक्कर प्रोफेशनली जितनी सक्सेसफुल हो गई थी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड इनकी पर्सनल लाइफ भी रही है, जिसके लिए उन्हें काफी हेट भी मिला। तो हुआ ये था कि टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले जब दीपिका एयरलाइंस में काम करती थी तो वहीं उनकी मुलाकात रौनक सैमसन से हुई। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था और 2011 में इनकी शादी भी हो गई थी। और जब दीपिका ने टीवी इंडस्ट्री ज्वाइन
करने का डिसीजन भी लिया था तब ये दोनों रिलेशनशिप में ही थे। और फिर दीपिका शोज करना शुरू कर देती हैं और जब दीपिका को ससुराल सिमर का शो मिला तो शो में दीपिका के ऑपोजिट शोएब इब्राहिम थे, जिन्होंने शो को सिर्फ 2 साल ही किया और उसके बाद शो में इनका रोल धीरज धूपर प्ले करते हैं। लेकिन उस टाइम शोएब और दीपिका के बारे में कई र्यूमर्स आने लगे थे। आर्टिकल्स में लिखा गया कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और दीपिका का नाम कई बार शोएब से जुड़ने लगा। लेकिन जब 2015 में दीपिका का अपने हस्बैंड रौनक से डाइवोर्स हो गया तो डाइवोर्स का रीजन उस वक्त उन्होंने पब्लिकली नहीं बताया। लेकिन जब दीपिका और शोएब ने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया तब दीपिका ने कहा कि रौनक के साथ उनका डाइवोर्स कंपैटिबिलिटी इश्यूज की वजह से हुआ था। और दीपिका का ये भी कहना था कि वो और शोएब शो के दौरान एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बाद ही आर्टिकल्स में ये बातें आने लगी कि दीपिका ने शोएब के साथ मिलकर अपने हस्बैंड रौनक को चीट किया था। इन बातों की वजह से लोगों ने दीपिका को काफी हेट देना शुरू कर दिया। दीपिका ने शोएब के साथ नच बलिए सीजन 8 में भी पार्टिसिपेट किया और इसके बाद अक्टूबर 2018 में बिग बॉस में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन इससे पहले फरवरी 2018 में दीपिका ने इस्लाम रिलीजन अपनाया और शोएब से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर फैजा रख लिया था। लेकिन उनके इस डिसीजन पे भी सोशल मीडिया पे लोगों ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया और दीपिका को एक बार फिर से ट्रोलिंग और हेट का सामना करना पड़ा। जब मीडिया ने इसके बारे में पूछा तो दीपिका ने कहा कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। और साथ ही जब बिग बॉस सीजन 12 दीपिका जीत जाती हैं तो उस टाइम पे भी लोगों ने कहा कि कलर्स ने अपनी फेवरेट बहू को जिताया है। देन 2019 में दीपिका ने स्टार प्लस का शो कहाँ हम कहाँ तुम किया, जो 2020 में ऑफ एयर हो गया। इसके बाद दीपिका ने टीवी शोज क्विट कर दिया, अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। साथ ही उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया जहाँ वो ब्लॉग्स अपलोड करती थी और अपने डेली लाइफ के बारे में लोगों से काफी बातें शेयर करती हैं। और यहाँ पे दीपिका को काफी हेट कमेंट्स मिलने शुरू हो गए क्योंकि दीपिका के कई फैंस का मानना है कि वो एक परफेक्ट बहू बनने के चक्कर में अपनी करियर ऑलमोस्ट एंड कर चुकी है। इवन दीपिका के बारे में एक न्यूज भी आई थी कि उनके फर्स्ट हस्बैंड के साथ उनकी एक बेटी भी है जिसको दीपिका ने शोएब से शादी करने के लिए अबैंडन कर दिया। इस बात के बाद लोगों ने दीपिका को और भी ज्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनपे क्वेश्चंस भी उठने लग गए कि कोई अपना करियर, अपनी आइडेंटिटी, इवन अपनी डॉटर तक को कैसे भूल सकता है। लेकिन बाद में दीपिका ने खुद अपने एक वीडियो में क्लियर कर दिया कि उनकी कोई डॉटर नहीं है और ये सिर्फ एक झूठ है। तो ये दीपिका की स्टोरी थी जिसमें वो अपने पर्सनल लाइफ की वजह से काफी ज्यादा ट्रोल होती रहती है। आपका क्या कहना है इस पे कमेंट करके जरूर बताइए। मोहसिन खान एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी अपब्रिंगिंग मुंबई में ही हुई और मोहसिन की स्टडीज भी वहीं से कंप्लीट हुई। और अपने स्टडीज के बाद मोहसिन ने एक्टिंग इंडस्ट्री में ऑडिशन देने शुरू किया है, जिसके बाद मोहसिन को कई एड फिल्म्स मिलनी शुरू हुई। मोहसिन 2014 की फिल्म कोयलांचल में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके थे और उसी ईयर उन्होंने मेरी आशिकी तुमसे ही में रोमिल का छोटा सा रोल प्ले किया। और फिर मोहसिन को स्टार प्लस का शो मिला निशा और उसके कजन्स, जिसमें उन्होंने रितेश का कैरेक्टर प्ले किया था। 2015 में मोहसिन लाइफ ओके के शो ड्रीम गर्ल एक लड़की दीवानी सी में समीर सरन का कैरेक्टर प्ले किया है एंड इस शो के लीड श्रद्धा आर्या एंड सुदीप सहीर थे। उसके बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है शो हैपन, बट मोहसिन की मुलाकात राजन शाही से उनके करियर के स्टार्टिंग डेज में ही हो चुकी थी। इसी वजह से जब शो में नए जनरेशन के कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे तो मोहसिन को भी ऑडिशन के लिए बुलाया गया और शो में पहले उन्हें किसी और रोल के लिए कंसीडर किया गया था जो बाद में ड्रॉप हो गया और फिर मेकर्स ने मोहसिन को कार्तिक के कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया। ये मोहसिन का पहला प्रॉपर लीड रोल था। इससे पहले उन्होंने जितने भी रोल्स किए थे वो या तो स्मॉल था या फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। ये रिश्ता क्या कहलाता है शो तो 2009 से स्टार प्लस पे चल रहा था और इसके लीड हिना खान और करण मेहरा थे, जिन्हें इस शो से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ये दोनों 2009 से 2016 तक शो का पार्ट रहे। 2016 के बाद स्टोरी नेक्स्ट जनरेशन पे शिफ्ट हुई, जिसमें अक्षरा की बेटी नायरा की स्टोरी दिखाई गई। नायरा का रोल शिवांगी जोशी प्ले करती थी और उनके ऑपोजिट मोहसिन थे कार्तिक के रोल में। इन दोनों की स्टोरी 2016 में स्टार्ट होती है और जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया ऑडियंस को कार्तिक नायरा की नोक झोंक और उनकी लव स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आने लगी और नेक्स्ट जनरेशन की स्टोरी भी लोगों को काफी ज्यादा कनेक्ट कर गई। मोहसिन और शिवांगी के कैरेक्टर्स कार्तिक और नायरा हाउस होल्ड नेम बन गए। इनकी जोड़ी को इतना पसंद किया जाने लगा कि सोशल मीडिया पे एडिट्स और फैन पेजेस बनने लगे और हैशटैग कायरा के नाम से ये जोड़ी आइकॉनिक बन गई। मोहसिन ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक के रोल में एक लवर बॉय से लेकर एक केयरिंग हस्बैंड और रिस्पॉन्सिबल फादर तक के सारे शेड्स प्ले किए। कार्तिक का
कैरेक्टर उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इस शो के बाद मोहसिन टीवी के एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुके थे। उन्होंने इस शो को लगातार 5 साल तक किया और ऑडियंस पे अपने लिए एक ऐसी जगह बनाई कि आज भी मोहसिन को मोस्टली कार्तिक के नाम से ही याद करते हैं। 2021 में मोहसिन ने ये रिश्ता क्या कहलाता है इसे एग्जिट लिया। उसके बाद उन्होंने मल्टीपल म्यूजिक वीडियोस किए, प्लस उन्होंने कई सारे आर्ट फिल्म्स की। लेकिन इस शो के बाद मोहसिन का प्लान था कि वो 1-1.5 साल का ब्रेक लेंगे और फिर दूसरा शो करेंगे। लेकिन ये ब्रेक काफी लंबा हो गया क्योंकि उन्हें हेल्थ इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी टाइम तक हॉस्पिटलाइज्ड भी रहना पड़ा। इसके बाद भी मोहसिन की कई सारी म्यूजिक वीडियोस भी आती रही एंड लास्ट ईयर 2024 में मोहसिन की एक वेब सीरीज आई थी जब मिला तू। अब आप कमेंट में बताइए कि आप मोहसिन को अब किस तरह के रोल्स में देखना पसंद करेंगे। जेनिफर विंगेट आज टेलीविजन की एक बिग नेम एंड स्टैब्लिश एक्ट्रेस है। जेनिफर विंगेट इंडस्ट्री में अपना करियर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट से ही स्टार्ट कर चुकी थी, जहां उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्म्स में स्मॉल रोल्स किए थे। तो 2000s के बाद जेनिफर ने टेलीविजन पे शोज करना स्टार्ट किया और उनकी जर्नी की शुरुआत पॉपुलर शो शाका लाका बूम से हुई थी, जिसमें उन्होंने पिया का रोल प्ले किया। इसके बाद जेनिफर कसौटी जिंदगी की, कुसुम, क्या होगा निम्मो का, कहीं तो होगा जैसे शोज में सपोर्टिंग रोल्स में नजर आई। साथ ही उन्होंने कुछ रियलिटी शोज भी होस्ट किए। उसके बाद 2008 में उन्हें स्टार प्लस का हिट शो दिल मिल गए मिलता है, जिसमें वो डॉक्टर रिद्धिमा का रोल प्ले करती हैं, जिससे जेनिफर को काफी रिकॉग्निशन मिली। इसके बाद जेनिफर स्टार प्लस के शो सरस्वती चंद्र में लीड कैरेक्टर कुमुद के रोल में नजर आई। ये शो उनके करियर का एक बिग टर्निंग पॉइंट था और इसी शो से जेनिफर को अपना पहला बेस्ट एक्ट्रेस इंडियन टेलीविजन अवार्ड भी मिला। टेलीविजन से 2 साल के ब्रेक के बाद जेनिफर ने सोनी टीवी के शो बेहद से कमबैक किया। माया के रोल में उनकी परफॉर्मेंस काफी डिफरेंट और इंटेंस थी, जिसे देखकर ऑडियंस ने उनकी एक्टिंग को और ज्यादा अप्रिशिएट किया। इसके बाद जेनिफर ने कलर्स टीवी का शो बेपनाह किया, जो माया से बिल्कुल ऑपोजिट एक सॉफ्ट और इमोशनल कैरेक्टर था। जेनिफर ने दोनों शोज में अपने अलग अलग शेड्स के रोल से प्रूव कर दिया कि वो एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। बाद में उन्होंने बेहद 2 में भी अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से अगेन अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया। बॉलीवुड फिल्म्स में चाइल्ड आर्टिस्ट प्ले करने के बाद जेनिफर ने 2013 में एक फिल्म की लाइफ रिबूट नहीं होती और 2018 में उन्होंने फिल्म फिर से में लीड रोल प्ले किया। इसके अलावा जेनिफर डिजिटल स्पेस में भी एक्टिव रही। 2020 में उनकी एक वेब सीरीज आई कोडेम, जिसमें उन्होंने मोनिका मेहरा का रोल प्ले किया, जो कि काफी पॉपुलर सीरीज थी। और 2024 में वो सोनी लिव की सीरीज राई सिंघानी वर्सेस राई सिंघानी में लीड कैरेक्टर प्ले करती दिखी। एंड अभी जेनिफर ऐसी ही सीरीज कर रही हैं और इसी ईयर उनकी पहली नेटफ्लिक्स सीरीज रिलीज होने वाली है, जो एक मिस्ट्री थ्रिलर टाइप की सीरीज है। इसमें जेनिफर एक लीड कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और इस सीरीज की बाकी की कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग होगी। जेनिफर को एक नए कैरेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग रोल में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड है इस सीरीज के लिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। प्रीतिका राव को आप लोग टीवी के शो बेइंतहा से जानते हो। उन्होंने सिर्फ एक ही शो करके अपनी स्ट्रॉन्ग पहचान बना ली, लेकिन अब उन्हें इंडस्ट्री छोड़े हुए काफी टाइम हो गया है। पिछले 5-6 साल में उनका कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं आया है, जिसके बाद इनके फैंस को लगने लगा कि अब उन्होंने एक्टिंग को ऑलमोस्ट क्विट कर दिया है। जिनको नहीं पता, प्रीतिका एक्चुअली बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव की सिस्टर है, जो अपनी बैक टू बैक सुपरहिट फिल्म्स के लिए फेमस रही हैं। अमृता बॉलीवुड में सक्सेसफुल करियर बना पाई, लेकिन प्रीतिका अपनी सिस्टर की तरह इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। दोनों की शुरुआत लगभग एक ही साथ हुई थी। जब अमृता मॉडलिंग करती थी, तब प्रीतिका अपनी सिस्टर की फोटोग्राफ्स अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में भेजा करती थी। प्रीतिका खुद भी इनिशियली हैंड मॉडल के रूप में काम करती थी और उसके बाद मॉडलिंग स्टार्ट की। उन्होंने साउथ इंडिया के कई पॉपुलर ब्रांड्स के साथ काम किया। इसके अलावा उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट काफी कुछ लिखना स्टार्ट किया और इसके बाद प्रीतिका को साउथ इंडियन मूवीज के ऑफर्स आने लगे और तब जाकर 2010 में उन्होंने अपना डेब्यू तमिल फिल्म चुक्कू बुक्कू से किया। उसके बाद प्रीतिका 2012 में एक तेलुगु फिल्म प्रीदू में वरुण संदेश के ऑपोजिट नजर आई, लेकिन अब वो साउथ इंडस्ट्री को क्विट करना चाहती थी। प्रीतिका ने अपने एक इंटरव्यू में बताया उनकी सिस्टर अमृता राव इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी उनके साथ कई बार मी टू एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, स्पेशली साउथ इंडस्ट्री में, तो तब उन्होंने साउथ की फिल्म्स को करना छोड़ दिया। प्रीतिका ने साउथ फिल्म्स के बाद भी कभी बॉलीवुड फिल्म्स में ट्राई करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रीतिका को बॉलीवुड मूवीज के ऑफर्स आते रहे। उन्हें 2008 में जाने तू या जाने ना के लिए कंसीडर किया गया था, जो रोल बाद में जेनेलिया को मिला और 2013 की मूवी आशिकी 2 भी इन्हें ऑफर हुई थी। लेकिन प्रीतिका अपने फिल्म्स में इंटीमेट सीन्स एंड बिकनी सीन्स को अवॉइड करना चाहती थी और इसी वजह से ये बॉलीवुड की फिल्मों को ना करती गई और डिसाइड किया कि वो अब टेलीविजन करेंगी और इन्हें तभी 2013 में टीवी शो बेइंतहा ऑफर होती है। इस शो की स्टोरी मुस्लिम फैमिलीज के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहाँ 2 मेन लीड्स के बीच एक लव हेट टाइप रिलेशनशिप दिखाया गया। प्रीतिका ने शो में आलिया हैदर का रोल प्ले किया था और इनके ऑपोजिट थे हर्षद अरोरा। इस शो के बाद जो रिकग्निशन प्रीतिका राव को टेलीविजन
ऑडियंस से मिला वो उन्हें पहले कभी नहीं मिला और बेइंतहा में उनकी परफॉर्मेंस को काफी प्रेज भी किया गया और साथ ही हर्षद एंड प्रीतिका की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया। ये शो सही से 1 साल भी नहीं चला, लेकिन जब तक टीवी पे ऑन एयर रहा अपने टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ। इंडियन ऑडियंस के अलावा इस शो को डब करके मिडिल ईस्ट, यूएई, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और टर्की जैसे कंट्रीज में भी रिलीज किया गया और इसी वजह से प्रीतिका राव को तंजानिया में सिनेमा Z2 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फेलिसिटेट भी किया गया, क्योंकि वहां बेइंतहा शो की वजह से उनकी काफी पॉपुलैरिटी थी। इसके बाद 2015 में प्रीतिका की एक कन्नड़ मूवी रेबल आई और 2017 में प्रीतिका ने स्टार प्लस का शो लव का है इंतजार किया एंड इसी साल उनकी एक हिंदी शॉर्ट फिल्म भी आई थी मेट्रो मुलाकात एंड 2018 में ये लाल इश्क के एक एपिसोड में दिखी जो उनका लास्ट प्रोजेक्ट था टीवी पे। उसके अलावा प्रीतिका सिंगिंग भी कर चुकी हैं, उन्होंने म्यूजिक वीडियोस भी की हैं और इन सब के बाद प्रीतिका ने टीवी या फिल्म्स में वापस कोई प्रोजेक्ट नहीं किया और 2022 में उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जहां वो अपने पॉडकास्ट वीडियोस अपलोड करती हैं। इन पॉडकास्ट में प्रीतिका स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करती हैं। मैंने अपने इस वीडियो में हर्षद चोपड़ा के बारे में बात की थी, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में अदिति गुप्ता के बारे में भी काफी रिक्वेस्ट आई। तो अदिति का पहला टीवी शो एकता कपूर का ही था, किस देश में है मेरा दिल। इससे पहले अदिति ने सिर्फ मॉडलिंग की थी, जिसके बाद उन्होंने टेलीविजन शोज के ऑडिशन दिए और 2008 में अदिति को किस देश में है मेरा दिल शो मिला, जिसमें उन्होंने हीर का लीड कैरेक्टर प्ले किया ऑपोजिट हर्षद चोपड़ा। शो की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई और हर्षद और अदिति की जोड़ी भी लोगों को बहुत पसंद आई थी। ये शो अदिति की करियर की शुरुआत थी, जिससे उन्हें टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान मिली और ऑडियंस से रिकग्निशन भी। 2010 में किस देश में है मेरा दिल ऑफर हुआ और उसके बाद ये जी टीवी का शो संजोग से बनी संगनी में पीहू का रोल प्ले करती हैं। ये एक नेगेटिव कैरेक्टर था। उसके बाद अदिति ने जी टीवी के 2 और शोज किए, पुनर्विवाह, जिंदगी मिलेगी दोबारा में इन्होंने चांद बीबी का रोल प्ले किया और दूसरा शो था बदलते रिश्तों की दास्तां, जो किस देश में है मेरा दिल शो के बाद ये इनका सेकंड लीड शो था। इन शोज के बाद अदिति ने सावधान इंडिया एंड ये है आशिकी जैसे शोज में कुछ एपिसोडिक रोल्स भी किए और 2014 में अदिति को जी टीवी पे एक और शो मिलता है जो ऑलरेडी ऑन एयर था और काफी पॉपुलर था, कबूल है। अदिति ने इसमें सनम इब्राहिम का रोल प्ले किया जो एक नेगेटिव रोल था और इसे 2 साल तक करने के बाद ईयर 2016 में अदिति को स्टार प्लस का शो मिला परदेश में है मेरा दिल, जो एकता कपूर का शो था। इसमें अगेन ये एक नेगेटिव कैरेक्टर ही प्ले करती हैं। इस शो को वो बीच में ही क्विट कर देती हैं कुछ क्रिएटिव इश्यूज की वजह से और इसी चैनल के शो इश्कबाज में वो रागिनी मल्होत्रा का रोल प्ले करती हैं। इंडस्ट्री में अदिति ने अपना करियर तो पॉजिटिव कैरेक्टर से स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में इन्होंने ज्यादातर नेगेटिव रोल्स ही किए। फिर 2018 में अदिति को स्टार भारत का शो काल भैरव रहस्य 2 में लीड रोल मिला। ये काल भैरव का सेकंड सीजन था जो एक सुपर नेचुरल थ्रिलर पे बेस्ड था, जिसका कॉन्सेप्ट सुंदर राजन की कहानी द पैलेस ऑफ कोट्टईपुरम से लिया गया था। शो की कहानी एक मिस्टीरियस पैलेस और उसके सीक्रेट्स के अराउंड घूमती है। इस शो को अदिति ने 1 साल किया और फिर 2021 में सोनी टीवी का शो मिला धड़कन जिंदगी की। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही था कि इसने वुमेन एम्पावरमेंट को हाईलाइट किया। बस एक ड्रॉबैक यही था कि कुछ व्यूअर्स को एपिसोड्स की 1 घंटे की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी लगी। बाकी शो का एपिसोड सिर्फ 75 ही था और 2020 में ये ऑफ एयर हो गया। आपको अदिति गुप्ता कौन से रोल्स में ज्यादा पसंद आई, उनका नेगेटिव कैरेक्टर या फिर पॉजिटिव? सोनालिका टीवी की पॉपुलर फेस बनी जब उन्होंने देवों के देव महादेव में मां पार्वती का किरदार निभाया। सोनालिका काफी यंग एज से टीवी शोज करना स्टार्ट कर चुकी थी। उनका पहला टीवी शो लाइफ होकी चैनल का था तुम देना साथ मेरा, जो 2011 में आया था और सोनालिका इसमें अभिलाषा शर्मा का रोल प्ले करती हैं। शो ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया और ये 5 महीने में ऑफ एयर हो गया, जिसके बाद इन्हें देवों का देव महादेव में पार्वती का रोल मिलता है, जो पहले से ही चैनल पे ऑन एयर था और इस शो को ऑडियंस से काफी सारा प्यार मिल रहा था। प्लस इसमें मोहित रायना जो महादेव का रोल प्ले करते हैं एंड मौनी रॉय जो सती के रोल में थी। इन दोनों की जोड़ी ऑडियंस के बीच काफी हिट थी, जिसकी वजह से सोनालिका को थोड़ा सोचना पड़ा कि उन्हें ये रोल करना चाहिए या नहीं, लेकिन फाइनली उन्होंने अपना सेकंड शो साइन किया और पार्वती माँ के किरदार को इतने शिद्दत से निभाया। ऑडियंस के लिए तो ये हो गया था कि पार्वती माँ मतलब सोनालिका भदौरिया का फेस। कुछ ही टाइम में ये टीवी की पॉपुलर फेस बन गई और शो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन सोनालिका सिर्फ एक ही टाइप के रोल्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती थी। उन्हें अलग अलग कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करने का भी इंटरेस्ट था। इसी वजह से उन्हें कई और शोज के ऑफर्स भी मिल रहे थे जहां अच्छी पेमेंट भी थी। इसलिए सोनालिका ने देवों के देव महादेव के प्रोड्यूसर को 3 महीने पहले ही नोटिस दे दिया कि या तो उनकी पेमेंट इंक्रीज की जाए वरना वो शो को छोड़ देंगी। अब क्योंकि उस टाइम शो टॉप पे चल रहा था और ऑडियंस को माँ पार्वती के रूप में सोनालिका काफी पसंद आ रही थी, तो मेकर्स ने उन्हें कन्विंस कर लिया और प्रॉमिस किया कि आगे चलकर पेमेंट बढ़ा दी जाएगी।
इस बात पे सोनारिका मान गई कि अगर सोनारिका को इस शो से अच्छी पेमेंट मिल रही है तो नेचुरली उन्हें दूसरा शो करने की जरूरत ही नहीं है। और ऊपर से उनका पार्वती माँ के रूप में ऑडियंस से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बन चुका था कि वो एक सिक्योर पोजीशन पे थी। सोनारिका बाद में शो की शूटिंग कंटिन्यू रखती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद मीडिया में र्यूमर्स आने लगे कि शो के मेकर्स माँ पार्वती के रोल के लिए नए ऑडिशंस ले रहे हैं। जब सोनारिका ने इस बारे में प्रोड्यूसर से बात की तो उन्हें कहा गया कि नए ऑडिशंस माँ सीता के रोल के लिए हो रहे हैं। इसी वजह से सोनारिका ने भी मीडिया में क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ये सब सिर्फ एक र्यूमर है। पर फिर एक दिन सोनारिका को प्रोडक्शन हेड का फोन आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो अमाउंट पहले डिसाइड हुआ था वो उनके बजट से बाहर है, तो इसलिए उन्होंने माँ पार्वती के रोल के लिए कोई दूसरी एक्ट्रेस को कास्ट कर लिया है। सोनारिका को ये सुनकर काफी बुरा लगा। उन्हें लगा कि मेकर्स ने उनके साथ चीट किया है। जब शो में उनकी जरूरत थी तब उन्हें कन्विंस करके शो में रोक लिया गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाकी ऑफर्स रिजेक्ट किए, मेकर्स ने बिना बताए माँ पार्वती के रोल के लिए एक नई एक्ट्रेस को कास्ट कर लिया जो कि पूजा बैनर्जी थी। उसके बाद सोनारिका का 2 साल तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आता है, लेकिन 2015 में वो साउथ इंडस्ट्री में जाके बैक टू बैक 3 तेलुगु फिल्म्स करती हैं। एंड 2016 में सोनारिका की हिंदी मूवी भी आई सांसें, और 2018 में एक तेलुगु फिल्म आई इंद्रजीत। और 2018 में सोनारिका पूरे 5 साल के बाद वो सोनी टीवी का शो करती हैं पृथ्वी वल्लभ इतिहास भी रहस्य भी, जिसमें वो वॉरियर प्रिंसेस का रोल प्ले करती हैं। इनके ऑपोजिट थे आशीष शर्मा। ये एक हिस्टोरिकल सीरीज थी जो 45 एपिसोड्स के बाद ऑफ एयर हो गया। उसके बाद उसी साल ये कलर्स टीवी पे एक और हिस्टोरिकल शो करती हैं दास्ताने मोहब्बत सलीम अनारकली, जिसकी स्टोरी सलीम और अनारकली की लव स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व होती है। इसमें सोनारिका अनारकली के रोल में होती हैं और शो में शहीर शेख इनके ऑपोजिट सलीम के रोल में होते हैं। इस शो के टाइम दोबारा सोनारिका के साथ एक और पेमेंट का इशू होता है जब ये शो 70 एपिसोड्स के बाद ऑफ एयर हो जाता है। और तब 2019 में सोनारिका कलर्स का एक और शो कर रही थी इश्क में मर जावा, जिसमें ये नेत्रा शर्मा का रोल प्ले करती है। ये शो भी ऑफ एयर हो जाता है और दास्ताने मोहब्बत को ऑफ एयर हुए 3 साल हो जाते हैं और सोनारिका को अपना पेमेंट उस शो का अब तक नहीं मिला था। ये चीजें जब मीडिया में आई तो पता चला कि सोनारिका का अप्रॉक्स 80 लाख ड्यू था, जिसमें से सिर्फ 8-9 लाख ही मिले थे उनको। बाकी के लगभग 70 लाख 2022 तक पेंडिंग थे। और सिर्फ सोनारिका ही नहीं, शो की कई और एक्टर्स के पेमेंट भी अटके हुए थे। पहले सब लोग सिंटा के पास जाते हैं और उसके बाद वो लीगल रूट चूज करते हैं। और ऊपर से 2018 से 2021 के बीच कोविड का टफ पीरियड आ गया था जब सभी लोग घर पे बैठे हुए थे, और ऐसे टाइम पे पेमेंट रुकना सबके लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। और यही होती है ग्लैमर इंडस्ट्री की एक्चुअल रियलिटी, जो कभी ऑडियंस के सामने नहीं आती। स्क्रीन पे सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन पीछे कितना स्ट्रगल और कितनी अनफेयर चीजें होती हैं ये सिर्फ एक एक्टर ही जानता है। टीवी से मिले ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद सोनारिका अब तक टेलीविजन पे वापस नहीं आई। एंड 2021 में इनकी फिल्म आई थी हिंदुत्व, और इसके साथ ही काफी सारी म्यूजिक वीडियोस में भी दिखाई देती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। इनमें से आपके फेवरेट कौन है? लेट मी नो इन द कमेंट।